हेलो बच्चे लोग, अब हम तुम्हारे साथ शेयर करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। 34 क्वेश्चन है जिसके अंदर ये क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे और इस पेपर के थ्रू हम तुमको बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और कैसे इसका आंसर करना है। और मेरा पार्टिकुलर फोकस होगा केस स्टडीज़ के ऊपर, जिसमें मैं तुमको की वर्ड्स या की चीज़ें आपको बताऊँगा कि कैसे आप यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर देख लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि भाई देखो, क्वेश्चन में 34 क्वेश्चंस हैं, तुम लोगों को मालूम ही है। और क्या याद रखना है कि जो 3 मार्कर क्वेश्चन है ना वो 50 से 75 वर्ड में देने हैं, और जो 4 नंबर वाला है ना, 4 नंबर वाला उसको 150 वर्ड से ज़्यादा मत लिखना। छोड़ने 6 नंबर वाला 200 शब्दों से ज़्यादा में मत लिखना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं ये देखो, क्वेश्चन हमारा है पहला नंबर क्वेश्चन, सॉर्टेड लिमिटेड। सॉर्टेड लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। सॉर्टेड लिमिटेड क्या कहता है उसको देखो। वो कहता है कि भाई लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। ये केस स्टडी से देख लो, केस स्टडी है ये भी केस स्टडी है। सारे क्वेश्चन नॉर्मली केस स्टडीज वाले हैं, कुछ एक क्वेश्चन जो है तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, बाकी केस स्टडी है। फटाफट इसको 10-15 मिनट में खत्म करते हैं। सॉर्टेड लिमिटेड एक लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, द कंपनी सेटिस्फाइंग द डाइवर्स नीड्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी मिल रही है, पर्क्स मिल रहा है। दे हैव बीन गिवन चांस फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं किसके लिए हो रही हैं? एम्प्लॉइज के लिए हो रही हैं। For harmony in the organization, management has to reconcile personal goals with the organizational objective. क्या कर रही है मैनेजमेंट? पर्सनल गोल को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करवा रही है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट बीइंग मेट बाय सॉर्टेड लिमिटेड। तो कौन सी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूरी हो रही है? तो आप देखेंगे कि उसको क्या क्या मिल रहा है। वो जो एम्प्लॉय है ना, उस एम्प्लॉय को सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। कंपनी सेटिस्फाइंग द डाइवर्स नीड्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज आर गिवन कॉम्पिटिटिव सैलरीज। यानी किसकी बात हो रही है? एम्प्लॉय की बात हो रही है। तो क्या क्या नीड्स हैं? सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, बोथ सोशल एंड पर्सनल। तो सोशल की बात तो होने रही, किसकी बात हो रही है? पर्सनल की बात हो रही है। तो आपका उत्तर क्या होगा? पर्सनल होगा आपका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको। A manager obtains the required capital at 12% interest while the prevailing rate of interest happens to be 10%। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग 10% है, लेकिन वो कितने में लेता है? वो पैसे कितने का आता है? 12% का ब्याज पे वो पैसे लेता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि एफिशिएंट है या एफिशिएंट एंड इफेक्टिव है, इनइफेक्टिव है, इनएफिशिएंट है। मैंने क्या सिखाया हुआ? इफेक्टिव और एफिशिएंट का मतलब, एफिशिएंट का मतलब जो कम प्राइस पे काम कर ले, कम कॉस्ट पे काम कर ले, ठीक है। इसका मतलब ये कम कॉस्ट पे नहीं कर रहा, बाजार का रेट 10% है जबकि ये 12% पे पैसे उठा रहा है। इसका मतलब ये बंदा क्या है? इनएफिशिएंट है, समझ गए? तो इसका डी होगा ऑप्शन। अब देखो, फिर से देखो अभी 2 केस स्टडी कर ली, तीसरी केस स्टडी है। राम मूर्ति, अ प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट, कंडक्टेड क्लास ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एक्सप्लेन टू इट्स स्टूडेंट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, सिग्निफिकेंस याद रखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्लास में उसने क्या किया? नेक्स्ट क्लास में तो प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को रोल प्ले दे दिया डिफरेंट मैनेजर का, ठीक है ना। उनको वेरियस सिचुएशंस दे दिए और उनको बोला कि सोचो तुम मैनेजर की तरह, और प्रॉब्लम्स जो भी हैं इस सिचुएशन में, जो भी प्रॉब्लम तुमको दिए गए हुए हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढो। हर स्टूडेंट ने क्या किया? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई किया इस सिचुएशन में, अपने खुद के पर्सनलाइज्ड मैनर में, अपने खुद के मैनर में। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुम नोट करोगे, इन हिज ओन पर्सनलाइज्ड मैनर। सारी बातें एक तरफ और ये कीवर्ड एक तरफ, डिपेंडिंग अपॉन हिज क्रिएटिविटी। ये की पॉइंट है इस पूरे केस में, ये की पॉइंट है, ठीक है। इसी से सीधा आंसर निकल जाएगा, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, पायोनियर लिमिटेड इज डीलिंग इन फ्रूट जूसेस एंड हेयर ऑयल्स टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। वेरी गुड, यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। इट हैज मेड 2 सेपरेट डिविजन्स फॉर ईच प्रोडक्ट, है ना। ईच डिवीजन हैज इट्स ओन इंचार्ज। सारा रिसोर्सेज सारे इसके अपने हैं। सो दोनों ही डिविजन्स हैं ये सेम ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं,
इनका एफर्ट क्या है, फोकस्ड एफर्ट है। आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर बताना है कौन सा फॉलो किया जा रहा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे क्वेश्चन जब दिए हुए हो तो तुम्हारा फोकस कहाँ होना चाहिए कि दोनों जो डिविजन्स हैं अपना अपना काम कर रहे हैं, दोनों का क्या है, सेम गोल है। यहाँ लिखा हुआ है फोकस्ड एफर्ट्स, ठीक है ना। बोथ द डिविजन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव्स थ्रू फोकस्ड एफर्ट। ये ऑब्जेक्टिव सेम ऑब्जेक्टिव की तरफ दोनों मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों मूव कर रहे हैं, तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए टेररिज्म। देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो 6th क्वेश्चन है, सॉरी 5th क्वेश्चन पे जाते हैं। टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर हैज बैडली अफेक्टेड टूरिज्म इंडस्ट्री इन द स्टेट, नेम द एनवायरनमेंट हाईलाइटेड इन द वेब स्टेटमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब टेररिज्म है जम्मू एंड कश्मीर में, उस वजह से वहाँ पर टूरिज्म अफेक्ट हुआ है, तो कौन सी वजह होएगी, कौन सा एनवायरनमेंट है। आपके पास में 5 डायमेंशंस हैं, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। तो ये आपके पास में इकोनॉमिकल, ये 5 आपके पास में वैसे डायमेंशन है जो कि आपको पता है, आप साल से पढ़ते आ रहे हो, आपको मालूम है कि ये 5 डायमेंशन है। 5 डायमेंशन में से कौन सा डायमेंशन यहाँ क्लिक करेगा, इकोनॉमिकल है नहीं, लीगल है नहीं, कानून की कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी का यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, सोसाइटी का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, सिंपली पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होगा। समझ गए आप बात आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेवरल इनिशिएटिव्स हैव बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो सारे क्वेश्चन केस स्टडी फॉर्म में, देख लो कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन है नहीं है। केस स्टडी का मतलब एक कहानी, उस कहानी के आधार पर आपको कॉन्सेप्ट ही तो ढूंढना है। सेवरल इनिशिएटिव्स हैव बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनकरेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। मेक इन इंडिया इन डिफेंस was in defense actually, defense was one such scheme launched by the government to encourage companies across the world to manufacture defense products in India। ठीक है ना, ये भारत सरकार का है इनिशिएटिव। To which dimension of business environment does the above case relates to? इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल। अब देखो यहाँ पर कौन ले रहा है डिसीजन, गवर्नमेंट ले रही है डिसीजन, सरकार ले रही है डिसीजन। जब भी सरकार कोई डिसीजन ले, इसका मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। समझ में आ रही बात। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, वहां पर भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, यहां पर भी क्या हो रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो रहा है, क्योंकि सरकार इन्वॉल्व है। और जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म है, इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है इनडायरेक्टली, ठीक है ना, इसलिए वहां पर भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हम ले लेंगे। चलिए ये देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई केस स्टडी नहीं है। 7th वाले में डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये कहता है अंडर विच पॉलिसी, द रिजर्व बैंक कीप्स कंट्रोल द मनी सप्लाई इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी। सिंपली मॉनेटरी पॉलिसी अंडर, क्योंकि रिजर्व बैंक के पास क्या कंट्रोल होता है, मॉनेटरी पॉलिसी होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस पॉलिसी के सहारे, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ विच पॉलिसी इज अटैच्ड, इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, एंड गवर्नमेंट के पास फिस्कल पॉलिसी। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और बढ़ के करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें देखिए, एम्स एट क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्लैरिफाइंग जॉब्स, वर्किंग रिलेशनशिप, ये सब किसमें होता है, डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो भाई साहब ये ऑर्गेनाइजिंग होता है, इसमें बताने की क्या जरूरत है। 4 दिन स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में नहीं होता, स्टाफिंग में नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेसेस। पहला स्टेप क्या ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, ये अब आपको जो स्टेप्स है ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के स्टेप्स है उसके ऊपर फोकस करना है। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है ना, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, ठीक, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ग्रांटिंग अथॉरिटी, ये चारों के चारों ये स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजिंग। लेकिन पहला कौन सा है, सबसे पहले और अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, केस स्टडी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप ऑर्डर में है ना, तो ऐसे ध्यान दीजिएगा। फॉल्टी ट्रांसलेशन में ट्रांसफर रॉन्ग मैसेज। अब ये कम्युनिकेशन वाले में, तो डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर ट्रांसफर रॉन्ग मैसेज
faulty translation may transfer wrong message is a psychological emotional no psychological emotional नहीं organizational barrier of नहीं personal no semantic barriers ठीक है तो कम्युनिकेशन को पढ़ना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन है सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द एसेंशियल वन एंड द सेम नो भैया कंट्रोलिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस planning and controlling are the essentially one and the same no controlling is the part of the planning process no controlling can be substitute for planning no कैसे कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों अलग अलग हैं कहता है कंट्रोल प्रोसेस इज मीनिंगलेस विदाउट प्री डिटरमिन्ड गोल सेट ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है ठीक है इंटरलेशन नहीं ढूंढना करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है तो करेक्ट स्टेटमेंट ये होगा ये सारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं ये सारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं ये करेक्ट स्टेटमेंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी है ये चार दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव तो यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी याद रहना चाहिए जो आपको फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर है उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी कराया है पढ़ाया आप उस वीडियो को देखेंगे वहां पर आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर ठीक है ना प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटीज और लेविंग फीस चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट तो कहता है हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स समझ गए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर अब ट्रेडिंग प्रोसीजर का मतलब होता है कि जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है ना उसमें सबसे पहला काम क्या होता है तो जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें जो स्टॉक मार्केट है स्टॉक मार्केट की जो प्रोसीजर है उन प्रोसीजर को आप पढ़ेंगे वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा ओके तो फर्स्ट स्टेप इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है सबसे पहला आप क्या करेंगे क्या यार डीमैट अकाउंट खोलोगे क्या एग्रीमेंट विद अ ब्रोकर करोगे क्या करोगे सबसे पहला काम क्या करोगे एक ब्रोकर होगा जिसके साथ तुम एग्रीमेंट करोगे यार उस सबसे पहले काम तो यही करोगे जब तुमको करना है ट्रेडिंग प्रोसीजर में सबसे पहले तुमको अपने आप को ले जाना है तो तुमको सबसे पहले क्या करना होगा एक कोई किसी न किसी को ढूंढना होगा जो इस काम को करता हो और मतलब जो ऑथराइज हो इस काम को करने के लिए शेयर मार्केट में काम को करने के लिए ऑथराइज्ड हो तो वो को क्या हो गया ब्रोकर हो गया तो ब्रोकर को सबसे पहले एग्रीमेंट करेंगे ठीक है ना फिर डीमैट अकाउंट खुलेगा फिर ऑर्डर प्लेस होगा और फिर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट होगा समझ गए ये पहला ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ऐसे है लेकिन सबसे पहला क्या है ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज देखो आप स्टॉक एक्सचेंज से एक दो दूसरा क्वेश्चन है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन यानी आपको एक की बात कर रहा था इसमें से कोई एक आंसर आपको लेना है ठीक है या अगर तीनों है तो ऑल ऑफ दिस तो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज 14वें प्रश्न का उत्तर प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन दी देखो ये सारे हैं सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन ये सारे के सारे हैं दे ऑल तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दिस शुड बी योर आंसर वेल द ड्यूरेशन ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भाई साहब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का ड्यूरेशन क्या होता है अप टू 1 ईयर होता है तो मनी मार्केट जो था शॉर्ट टर्म मार्केट होता है इसलिए इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 साल का होता है अंडरस्टूड अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हो देखो अगले क्वेश्चन में 16th क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ किसी भी ब्रांड को लीगल प्रोटेक्शन कहाँ से मिलता है तो देखो ब्रांड नेम ब्रांड मार्क जो है वो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है किसी भी प्रोडक्ट का इस ब्रांड को इस चिन्ह होता है उसका अच्छा जो लीगल प्रोटेक्शन है वो बेटा है ट्रेडमार्क क्योंकि ट्रेडमार्क जो है वो लीगली प्रोटेक्टेड रहता है वो आपका कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता अब पैकेजिंग के कितने लेवल होते हैं तो हम कहते हैं ना 3 लेवल होते हैं एक होता है प्राइमरी एक होता है सेकेंडरी एक होता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेज तो 3 लेवल होते हैं पैकेजिंग के ठीक है ये मार्केटिंग चैप्टर में से क्वेश्चन आ गया अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट सेल गुड्स थ्रू अब देखो ये भी मार्केटिंग में से आया है बट ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1 लेवल चैनल 2 लेवल 3 लेवल तो आप जो अमेजन है या फ्लिपकार्ट है वो किसके थ्रू गुड्स बेच रहा है तो आपको पता है ना अमेजन या फ्लिपकार्ट सीधे किसको बेचता है कंज्यूमर को बेचता है अमेजन के ऊपर गुड्स हैं वो सीधे कंज्यूमर वहाँ से उसको खरीद लेता है फ्लिपकार्ट से सीधे कंज्यूमर वहाँ से खरीद लेता है आप उसको ऑर्डर करते हो आपके घर पहुँच जाता है तो डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे विच मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी हैड अ मेन फोकस ऑन कस्टमर्स नीड्स एंड वेलबींग इन द सोसाइटी यहाँ पर आपने देखा ये तीसरा क्वेश्चन मार्केटिंग चैप्टर से है तो विच मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट फिलॉसफी है प्रोडक्शन फिलॉसफी है सेलिंग है मार्केटिंग है 4 है ना यार तो उसमें से कहता है
मेन फोकस ऑन कस्टमर्स नीड्स एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें हम लोग ले लेंगे सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। समझ गए? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बनाते जाओ, सेल्स कॉन्सेप्ट बेचो, भूल जाओ, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप बिल्ड करके रखो अपना, ताकि आगे भी तुम्हारे रीसेल भी तुम्हारा होता रहे, दोबारा से डिमांड क्रिएट होता रहे। लेकिन सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो होता है, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग की जाती है, तो कस्टमर की नीड्स और वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या हो गया? वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। 20वां प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है बॉस? तो इनकरेक्ट को देखना है तो आप क्या करेंगे? मार्केटिंग एंड सेलिंग आर टू डिफरेंट टर्म्स, ठीक है, सही बात है। सोशल प्रोसेस है, सही बात है। कंज्यूमर परचेजेस अ प्रोडक्ट ओनली इफ इट इज परसीव्ड टू गिव ग्रेटर बेनिफिट और वैल्यू फॉर मनी, बिल्कुल सही बात है कि जितने पैसे वो लगा रहा है उससे ज्यादा का उसको रिटर्न मिल रहा है, तभी कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज करता है। मार्केटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, नो, गलत बात है ये। मार्केटिंग एक्टिविटी तो डेवलपमेंट से पहले शुरू हो जाता है भाई साहब, ठीक है। चलिए, तो ये 20 क्वेश्चन आपने कर लिए जो 1 मार्कर थे। अब बाकी के 14 क्वेश्चन है, इसमें 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अब हम ये नॉर्मली जो है कुछ एक क्वेश्चन इसमें होंगे जो डायरेक्ट होंगे, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो केस बेस्ड होंगे। यानी ये मान के चलिए ना कि 80% प्रश्न जो है वो केस बेस्ड आ रहे हैं और 20% प्रश्न जो है सिर्फ वो डायरेक्ट आ रहे हैं। और जो केस बेस्ड क्वेश्चन भी है उसके लिए कोई हाई तवा मचाने की जरूरत नहीं है, कितना सिंपल होता है। ये कहानी होती है, कहानी में से आपको ढूंढना होता है कि किसको कोरिलेट करता है, किस कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो कहानी का मर्म समझ जाएंगे आप बंधु। तो 21वां सवाल देखिए, कहता आशुतोष गोयनका was working in AXE Limited, a company manufacturing air purifiers. He found that the profits had started declining from the last 6 months. ध्यान से सुनिएगा, profit has an implication for the survival of the firm, so he analyzed the business environment to find out the reasons for this decline. तो उसने business environment को analyze किया और कि इसका reason क्या है। तो यहाँ पर ये प्रश्न क्या हो गया? आशुतोष गोयनका है जो AXE लिमिटेड में काम करता है, वो जो कंपनी जो एयर प्यूरिफायर करती है, ये सब फालतू की बातें हैं। कहाँ पर पहुँच जाना है? उसने ये देखा कि प्रॉफिट जो है कम हो रही है, तो उसने क्या किया वही ना, फोकस ऑन हिज ड्यूटीज। वो कर क्या रहा है इसमें? वो उसने एनालाइज करना शुरू किया एनवायरनमेंट को कि क्यों ये कम हो रहा है, ठीक है ना। तो अब ये किसका काम है? प्रश्न पूछता है आइडेंटिफाई वर्किंग द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयनका वाज। तो सीधे तुमको समझ में आ जाएगा यार ये तो टॉप लेवल पे काम करता है, क्योंकि टॉप लेवल का आदमी तो एनालिसिस करेगा, टॉप लेवल का आदमी को ही तो ये समझ में आएगा यार प्रॉफिट घट क्यों रहा है, तो उसकी एनालिसिस तो वही करेगा, एनवायरनमेंट की एनालिसिस तो टॉप लेवल ही करेगा, फाइन। और स्टेट 3 अदर फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय आशुतोष गोयनका। अब आओ, अब बताओ, ये आशुतोष गोयनका के फंक्शंस की बात नहीं कर रहा, ये फंक्शंस की बात कर रहा है, टॉप लेवल के फंक्शन की बात कर रहा है, फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टॉप लेवल। एक तो यहां पर दिखा दिया कि वो प्रॉफिट को एनालाइज कर रहा है ना, उसकी एनालिसिस कर रहा है, वो एनवायरनमेंट की एनालिसिस कर रहा है। उसके अलावा और क्या 3 फंक्शन होंगे आशुतोष गोयनका के? नहीं, टॉप लेवल के। किसके? टॉप लेवल के फंक्शन क्या होंगे इसकी बात। तो तुम लोग यही गलती करते हो, तुम आशुतोष गोयनका के और 3 फंक्शन ढूंढने लगते हो, तुमको कहीं मिलता ही नहीं है। बंधु मिलेगा अगर तुम टॉप लेवल को सोचोगे तो तुमको टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट समझना है, तुमको टॉप लेवल के फंक्शंस। तो आप समझ रहे हो क्या? तुमको एक एक चीज याद करना है यार, ऐसे नहीं काम चलेगा। केस स्टडी है, उठ के चले गए, सुबह मुंह हाथ धोए और चल दिए पेपर देने, केस स्टडी है, सब कुछ कर लेंगे। अरे भैया, जब तक किताब नहीं पढ़ोगे केस स्टडी सॉल्व नहीं कर सकते। किताब पढ़ो, नोट्स पढ़ो, कॉन्सेप्ट सारे याद करो। तो डिफरेंशिएशन कर दो मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में, डिफरेंशिएशन कर दो प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में। भाई सीधा सीधा इसका उत्तर है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसको सीधे करना है। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी जब फर्स्ट टाइम आप जो है वहाँ पे क्या करते हो? अपने शेयर इश्यू करते हो। सेकेंडरी मार्केट हो गया स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर जाकर के सब्सिक्वेंट सेलिंग एंड परचेजिंग आपके शेयर्स। देखो आप डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। ये प्राइमरी मार्केट के बारे में बता दिए, फर्स्ट टाइम जब शेयर इश्यू करते हो उसको प्राइमरी मार्केट को बोलते हैं, और वही जब शेयर सब्सिक्वेंटली शेयर बाजार में ट्रेड होने लगते हैं उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो इसको अच्छे से करें। 3 नंबर का क्वेश्चन, तो 3 पॉइंट लेना है, 3 पॉइंट, 1 2 3। कैसे लिखना है? टी शेप में लिखना है। पहले लेना है बेस, फिर प्राइमरी मार्केट, फिर सेकेंडरी मार्केट, बिल्कुल एज इट इज लिखना है भाई साहब, समझ गए? याद रखिएगा। या मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में करिए तो मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में डिफरेंशिएशन के साथ दोनों चीजें कहां से? फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश इज वर्किंग अंडर द गाइडेंस ऑफ हरीश। वाह क्या बात है, गाइडेंस ऑफ हरीश। कारपेंटर है
हरीश क्या है, कारपेंटर है, उसके गाइडेंस पे रमेश काम कर रहा है फॉर द लास्ट 3 years टू लर्न द डिफरेंट स्किल्स ऑफ दिस जॉब। ठीक है, नेम एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ट्रेनिंग रमेश इज अंडरगोइंग। मेथड ऑफ ट्रेनिंग रमेश इज अंडरगोइंग, यानी कि नाम बताओ और मेथड बताओ जिसके अंदर रमेश, मतलब जिस तरीके की ट्रेनिंग रमेश कर रहा है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि यार ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। हेलो, कौन सी ट्रेनिंग है? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। समझ में आ रही है बात? चैप्टर कौन सा है ये, कौन से चैप्टर में है, अब तुम जानो ये। ठीक है ना, अंडरगोइंग। और अब करना है इसी के मेथड्स को, समझ गए? स्टाफिंग में है ना, डायरेक्टिंग में है, किस में है, किस में है, किस चैप्टर में है? स्टाफिंग डायरेक्टिंग में, डायरेक्टिंग में है। हाँ, तो भाई साहब ध्यान रखिएगा किस चैप्टर का है ये, उस चैप्टर को पढ़िए। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। और अब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, नेम करना है, नाम ट्रेनिंग का करना है, ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। और ये मेथड क्या है, ऑन द जॉब है या ऑफ द जॉब है? मेथड में क्या आएगा? मेथड क्या होता है, या तो ऑन द जॉब होता है, ऑन द जॉब, या ऑफ द जॉब। समझ गए? तो ये मेथड है, तो इस पर ध्यान देना है। जब मेथड बोले तो ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब। ओके, अब यहां भी देखो, ये थोड़ा सा, ये क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी, छोटा सा एग्जांपल दे दिया और इसके थ्रू आपको पूछ दिया सीधे क्या, कॉन्सेप्ट। ओके, तो कॉन्सेप्ट इज द की बंधु, कॉन्सेप्ट इज द की। समझ गए? तुम लोग क्या करते हो, केस स्टडी, केस स्टडी, अरे कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट समझो, केस स्टडी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, बैक। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा थिंकिंग को क्या करता है ये, तुम्हारी थिंकिंग को क्या करता है, थोड़ा सा पेनिट्रेट करता है कि यार सोचो थोड़ा सा। तो इसका भी डायरेक्ट आंसर होगा। इसका रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, फंक्शन अमेंडमेंट, डायरेक्टली आंसर्स हैं इसके, इसमें कोई माथा पच्ची नहीं है। 25वां देखो, रुचि अप्रोच थॉमस बुक a tour and travel company to inquire about Europe tour packages available during summer vacation। ठीक है, टूर कोऑर्डिनेटर क्या नाम है, राहुल, उसने 5 डिफरेंट पैकेज बताए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, नंबर ऑफ डे नाइट पैकेज है, 5 डिफरेंट पैकेजेस बताए। उसके बाद इस लड़के ने क्या किया, लड़का या लड़की, हाँ लड़के, जो भी है, he selected one package of combination of Switzerland and Paris for 6 nights 7 days। जाना चाहते हो यार स्विट्जरलैंड और पेरिस? हैं, अच्छी जगह है, घूम के आओ। Completed the procedure for the tour by submitting all the necessary documents along with the payment। He also asked about category of hotels। उसने पूछा, देखो listen very carefully, उसने पूछा कि 3 स्टार या 4 स्टार है, टूरिंग कंट्री का क्लाइमेट कैसा है, करेंसी इस कंट्री के क्या है, डेट ऑफ डिपार्चर क्या है, नेम ऑफ द फ्लाइट क्या है, एनी प्रिकॉशन टू बी टेकन एटसेट्रा। तो ये सारी कहानी समझ में आ गई। अब हो गया ये केस हो गया। तो रुचि रुचिन ने अप्रोच किया थॉमस बुक कंपनी को। तो अब वो क्या हो गया, रुचिन क्या हो गया यहां पर, कस्टमर। हेलो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से है ये कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि किस चैप्टर से है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से है। तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे तुमको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये किस चैप्टर से है, तो तुमको उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट दिमाग में फ्लैश हो जाएंगे। ठीक है ना, और उसके बाद तुम वहां से एक्सट्रैक्ट करके कॉपी पे, आंसर शीट पे लिख सकते हो। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द कंज्यूमर राइट्स विच रुचिन अवेल्ड अबव। कौन कौन से कंज्यूमर राइट्स रुचिन वहां अवेल कर रहा है, तो कंज्यूमर के राइट्स के बारे में बताओगे। और रुचिन क्या क्या अवेल कर रहा है, इंफॉर्मेशन सारी ले रहा है वो, है ना, प्रिकॉशंस क्या है नहीं है वो सारी ले रहा है वो। ठीक, तो इस टाइप की आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब करना है, आइडेंटिफाई भी करना है और डिस्क्राइब भी करना है। वो कर रहा है राइट टू चूज, द राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, है ना। तो ये 2 बातों को हमने यहां पर कि वो चूज, क्योंकि वो कौन सा डील चूज करा है, एक डील, उसका सारे इंफॉर्मेशन वो ले रहा है, तो हो गया राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। तो 2 राइट्स वो कंज्यूमर के। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द कंज्यूमर राइट्स विच रुचिन अवेल्ड अबव। तो आइडेंटिफाई करना और डिस्क्राइब, तो तुमने 2 आइडेंटिफाई किया कि पहले उसने एक को सेलेक्ट किया, तो क्या किया, राइट टू
चूज, उसको थोपा नहीं गया, उसने 5 में से एक को सेलेक्ट किया, तो राइट टू चूज। अब राइट टू चूज के बारे में बोला कि डिस्क्राइब करिए, तो यानी उसको एक्सप्लेन कर देना है। उसका राइट टू बी इन्फॉर्म, इसमें ये सारे प्रश्न पूछे कि कैटेगरी ऑफ होटल्स, क्लाइमेट ऑफ द टूरिंग कंट्री, ये सारे क्वेश्चंस इसने पूछे, यानी ये सारे इंफॉर्मेशंस ये गैदर करना चाहता है, तो राइट टू बी इन्फॉर्म। तो की पॉइंट समझ में आ रही है तुमको, कहां से उठाओगे, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़े, उसका कहते हैं मेंशन एनी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट ए कंज्यूमर शुड ऑलवेज कीप इन हिज माइंड व्हाइल परचेजिंग एनी गुड, और ये तो जनरल है, अब यहाँ पर ड्यूटीज भी पता चल जाएगा आपको, तो ये तो जनरल आंसर है भाई। 2 आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंज्यूमर के पता करने हैं जब वो कोई चीज खरीद रहा हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर याद रखना पड़ेगा, ये तो याद रखना पड़ेगा ना, ये माता जी नहीं बताएंगी, ठीक है ना, ये याद रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ो। हाउ डू चॉइस ऑफ टेक्निक एंड नेचर ऑफ बिजनेस अफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी। भाई साहब ये कहां से आ गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हेलो कहां आ गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक्सप्लेन एनी ब्रीफली एनी 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, डायरेक्टली तुमको याद करना पड़ेगा, बगैर याद किए काम चलने वाला नहीं है। मैंने इसका उत्तर यहां पर है, फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट, ये तमाम चीजें, नेचर ऑफ बिजनेस है ना। तो 26वें सवाल का उत्तर मैंने यहां पर देखो, फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स व्हिच रिमेन्स इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, यूजुअली फॉर मच लॉन्गर, है ना, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर वगैरह वगैरह। नेचर ऑफ बिजनेस, ओके, कहता है हाउ डू चॉइस ऑफ टेक्निक एंड नेचर ऑफ बिजनेस, तो यहां पर फिक्स्ड कैपिटल के बारे में आपने बात करी, अफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ बिजनेस, तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज क्या करेगा, स्केल ऑफ ऑपरेशन, साइज ऑफ बिजनेस, चॉइस ऑफ टेक्निक, ओके, और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो फिक्स कैपिटल के चॉइस ऑफ टेक्निक, नेचर ऑफ बिजनेस अफेक्ट द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंपनी। हाउ डू चॉइस ऑफ टेक्निक एंड नेचर ऑफ बिजनेस, तो चॉइस ऑफ टेक्निक, नेचर ऑफ बिजनेस किस तरीके से फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी को अफेक्ट करता है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो 2 को लेना है, चॉइस ऑफ टेक्निक को लेना है और नेचर ऑफ बिजनेस को लेना है। तो यहां पर हमने ले लिया नेचर ऑफ बिजनेस को, वहां पर आप स्केल ऑफ ऑपरेशन, साइज वगैरह, चॉइस ऑफ टेक्निक को हमने ले लिया, तो यहां पर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वगैरह सारी चीजें हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंपनी, तो आप सीधे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के 4 फैक्टर को आप एक्सप्लेन करेंगे, ड्यूरिंग बूम, हाई वर्किंग कैपिटल वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। किसको करेंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली तुमको करना है। आरव वाज वर्किंग एज अ सुपरवाइजर विद नीर प्यूरिफायर लिमिटेड। देखो मैंने अभी कहा था कि मेरा मेन फोकस कहाँ पे होगा, केस स्टडीज पे होगा, तो केस स्टडीज पे फोकस करके मैं सारे उत्तर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो बता रहा हूं कि चैप्टर इसमें से है और ये हैं, इसको पढ़ लो, इसको याद कर लो। अभी कल 24 है, 25 को तुम्हारा पेपर है, ठीक है। Arav was working as a supervisor with Neer Purifier Limited, which was producing water purifiers. The target of the company was to produce 200 water purifiers every day. His job was to make sure that work goes on smoothly and there was no interruption in production. To achieve this, he always gives orders and insists that they are obeyed. He believes that reward or punishment both can be given depending upon the performance. आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द लीडरशिप स्टाइल। देखो अभी कहां से आ गया, डायरेक्टिंग से आ गया चैप्टर से, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां पर डायरेक्टिंग से ये प्रश्न है, फाइन। और क्या पूछ रहा है ये, इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी में क्या है कि जॉब वाज टू मेक श्योर दैट वर्क गोज ऑन स्मूथली एंड देयर वाज नो इंटरप्शन इन प्रोडक्शन। टू अचीव दिस, यहां से आपके उत्तर का ताना बाना बनेगा, आपके आंसर का ताना बाना इसके बाद बनेगा। ही ऑलवेज गिव्स ऑर्डर्स एंड इंसिस्ट दैट दे आर ओबेड। ठीक, ओके, वो हमेशा ऑर्डर देता है और ये इंसिस्ट करता है कि ऑर्डर पूरा होना चाहिए, ओबे होना चाहिए। ही बिलीव दैट, उसका विश्वास है कि रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों ही देने चाहिए
डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे, कभी रिवार्ड भी दो और कभी पनिशमेंट भी करो। अगर अच्छा परफॉर्मेंस हो गया तो रिवार्ड कर दो, अगर बुरा परफॉर्मेंस हो गया तो पनिशमेंट दे दो। अब आपसे पूछ रहा है कि उसका लीडरशिप स्टाइल क्या है आरव का, तो ऑथोरिटेटिव और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। क्यों? क्योंकि आपको कहां पे फोकस करना है, आपको फोकस करना है कि वो ऑर्डर देता है और इंसिस्ट करता है कि ओबे हो। आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग, डोंट आर्ग्यू विद मी, आई एम नॉट आस्किंग यू the way out through which I can solve this problem. I am not asking you, I am not asking for your opinion, I am just simply passing an order, you have to obey it. तो जब पास करो ऑर्डर, ओबे की बात हो जाती है तो यहां पर ऑथोरिटेटिव लीडरशिप होती है, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक, ऑथोरिटेटिव, लेसेस-फेयर, तीन हमने सिखाए हुए हैं। तो ऑथोरिटेटिव हुआ ये, क्योंकि डेमोक्रेटिक हुआ तो उससे हम पूछेंगे, लेसेस-फेयर होगा तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम करो। अब मैं तुमको रिसोर्सेज दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी डे टू डे एक्टिविटी में नहीं जाऊंगा करने, बस मेरे को प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, ये होता है लेसेस-फेयर। तो इन तीनों में से ये क्या हो रहा है, इंसिस्ट कर रहा है। गेटिंग द पॉइंट। तो हाई पॉइंट, की पॉइंट क्या हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, की पॉइंट क्या हो गया, he always gives orders and insists, he always gives orders, he always gives orders and insists that they are obeyed। समझ गए ना। तो यहां से तुम्हारा उत्तर निकलेगा। या ये तुमको याद नहीं है, तुम एक काम करो, मैस्लो की नीड की थियरी ऑफ मोटिवेशन सीधे सीधे कर दो, है ना। बेसिक नीड, ठीक है ना, सोशल नीड, समझ गए ना, है ना, फिजिकल फिजियोलॉजिकल नीड जिसको बेसिक नीड बोलते हो, ठीक है, सिक्योरिटी नीड, सेफ्टी नीड जिसको बोलते हो, फिर सोशल नीड्स, ठीक है, उसके बाद तुम उसको बोलते हो सेल्फ स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो पांच जो पहाड़ है ना, पांच जो पहाड़ है ये वाला, ये नीड 1 2 3 4 और 5, ये जो 5 पहाड़ है 1 2 3 4 5, कौन कौन से हो गया, सेफ्टी, ये हो गया सॉरी ये हो गया फिजिकल फिजियोलॉजिकल यानी बेसिक, ये सेफ्टी, ये हो गया तुम्हारा सोशल, ये सेल्फ स्टीम और ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। समझ गया ना। तो ये पांचों नीड के बारे में डिस्कस कर दो अगर तुमको याद है तो, नहीं तो ये वाला इस केस के थ्रू आंसर दे दो, जो तुमको सही लगे बेटा तुम करो। मेरा ये ओपिनियन होगा कि तुम केस को हैंडल करो। चलो अब 28वां क्वेश्चन देखो, एबीसी लिमिटेड इज थिंकिंग टू मॉडर्नाइज इट्स प्लांट्स एंड मशीनरी, इट वुड रिक्वायर अ ह्यूज एक्सपेंडिचर। मिस्टर बेनीवाल जो कि फाइनेंस मैनेजर है कंपनी का, इसको एस्टिमेट करना है कितना फंड वुड बी रिक्वायर्ड, है ना। ऑल्सो फ्रॉम वेयर टू रेज दीज फंड्स, कहाँ से फंड रेज करेंगे। दिमाग में कुछ घूम रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन चल रहा है, जैसे ये पढ़ोगे तो दिमाग में चैप्टर आना चाहिए, चैप्टर जैसे आएगा उसके बाद आगे की सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। मिस्टर बेनीवाल वांट्स दैट द फंड शुड बी अवेलेबल एट जस्ट द राइट टाइम। द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आर हाई है, बढ़िया है। कैश फ्लो ऑफ द कंपनी वर वेरी स्टेबल डिस्पाइट द फैक्ट दैट द इकोनॉमी इज इन अ बियरिश फेज। जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो बियरिश का मतलब होता है डाउन पे चल रहा है, ठीक है, लेकिन स्टेबल है, कंपनी का जो कैश फ्लो है वो स्टेबल है। The management has asked Mr. Beniwal to decide the source of raising the funds. However, they want to retain control over the business. इस कितना मजेदार बात है, कहता है फंड्स रेज करो बेनी। अब यहाँ पर तुमको क्या फोकस में रखना है, किन किन बातों को। प्रॉफिट कंपनी की हाई है, कैश फ्लो स्टेबल है, ठीक है ना, इकोनॉमी बियरिश है, यानी कि जब इकोनॉमी बियरिश होती है तो बेटा कर्जे का पैसा सस्ता मिलता है, कर्जे का पैसा सस्ता मिलता है। अब कंपनी को मिस्टर बेनीवाल को मैनेजमेंट कहती है कि किस सोर्स से हम फंड्स रेज करें बेनीवाल साहब, और हमारा कंट्रोल भी रहना चाहिए यार, हम अपना कंट्रोल नहीं लूज करना चाहते। तो इक्विटी फाइनेंसिंग तो डेफिनेटली नहीं होगा, इक्विटी फाइनेंसिंग तो नहीं होगा ना, फिर तो डेब्ट होगा, और डेब्ट बड़ा सुटेबल होगा क्योंकि मेरे पास में स्टेबल कैश फ्लो है, प्रॉफिट भी है, जबकि इकोनॉमी नीचे जा रही है तो कर्जे का पैसा सस्ता होगा, ठीक है ना। तो नेम द प्रोसेस विच विल हेल्प इन एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट एट द राइट टाइम। तो वो एक प्रोसेस का नाम आप दे दोगे, प्रोसेस विच विल हेल्प इन एस्टिमेटिंग। तो क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, किसकी, फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। तो भाई साहब देखो, द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग विल हेल्प इन एस्टिमेटिंग रिक्वायरमेंट एट द राइट टाइम।
विच सोर्स शुड द कंपनी ऑप्ट फॉर, डेप्ट और इक्विटी। मैंने अभी अभी चिल्ला करके तुमको बोला जस्टिफाई करो, जस्टिफिकेशन ही मैंने बोल दिया, लेकिन यहां पर मैंने लिखा कि द कंपनी शुड रेज फंड थ्रू डेप्ट एज कैश फ्लो स्टेबल है, इकोनॉमी बियरिश फेज में है, और मैनेजमेंट जो है अपना कंट्रोल भी रिटेन करना चाहती है। तीनों बातें हैं। तो इसलिए जो पहले वाले का उत्तर था विच सोर्स, वही दूसरे वाले पार्ट का जस्टिफिकेशन के आंसर हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हिमेश इज वर्किंग एज ए सुपरवाइजर इन अ कंपनी। 29वां सवाल, ड्यू टू हिज हार्ड वर्क ही इज प्रोमोटेड टू द पोस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर। बहुत अच्छी बात है, पहले सुपरवाइजर था अब प्रोडक्शन मैनेजर हो गया। याद रखना है, पहले सुपरवाइजर था अब प्रोडक्शन मैनेजर हो गया। पहले सुपरवाइजर था तो लोअर लेवल मैनेजमेंट पे था, अब प्रोडक्शन मैनेजर हो गया तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे आ गया। नाउ द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर इज वेकेंट एंड नो वन कैन बी ट्रांसफर्ड और प्रोमोटेड टू हिज पोस्ट। नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। स्टाफिंग का चैप्टर आ गया। द कंपनी विल यूज टू फिल अप द पोस्ट। तो अंदर कोई नहीं है तो बाहर से लेंगे। स्टेट एनी 3 एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। भाई अंदर कोई नहीं है, नो वन कैन बी ट्रांसफर्ड और प्रोमोटेड। अगर ट्रांसफर ऑफ प्रमोशन तो इंटरनल सोर्स ऑफ स्टाफिंग हो गया, ये नहीं है तो तुम क्या करोगे, एक्सटर्नल करोगे। देखो उत्तर हम यहां पर लिख चुके हैं। ओके, उत्तरवा हम यहाँ लिख चुके हैं भाइयों। देखो क्या उत्तर, क्या यार, देखो उत्तरवा देखो, सिंपल उत्तर है क्या, कंपनी विल यूज देखो कंपनी विल यूज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इसके एडवांटेजेस दे दोगे और ये याद रखना चाहिए, फ्रेश टैलेंट, वाइडर चॉइस, क्वालिफाइड पर्सनल, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। समझ गए? 4 नंबर का क्वेश्चन है, समझ गए ना? बहुत ही अच्छी बात है। चलिए तो केस स्टडी देख रहे हो क्या है और कहां से क्या आ रहा है, तुम सब समझ रहे हो। अब गिव द नेम ऑफ द बैरियर मेंशन्ड थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किस बैरियर की बात हो रही, ये आपके 4 स्टेटमेंट हैं। इन चारों स्टेटमेंट से आपको बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर की बात हो रही है। डायरेक्टिंग चैप्टर में कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन के बैरियर की बात हो रही है। पहला बोलता है दीज आर कंसर्न विद प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डीकोडिंग ऑफ मैसेज इनटू वर्ड्स और इंप्रेशंस। तो यहां पर हो रहा है कि इनकोडिंग और डीकोडिंग में हो रहा है, ठीक। तो ये हो गया सिमेंटिक बैरियर। ओके भाई, समझ में आया भाइयों? ये हो गया सिमेंटिक बैरियर, ठीक। अ वरीड पर्सन कैन नॉट कम्युनिकेट, ये साइकोलॉजिकल होगा। एंड एन एंग्री रिसीवर कैन नॉट अंडरस्टैंड, ये इसके मेंटल स्टेट है, तो साइकोलॉजी हो गया, तो साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। कहते हैं फैक्टर्स रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। और पर्सनल फैक्टर्स ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर में एग्जर्ट इन्फ्लुएंस ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन द पर्सनल बैरियर। ये प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। तो पर्सनल फैक्टर यानी पर्सनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अथॉरिटी रिलेशनशिप, रूल्स रेगुलेशंस में एक्ट एज बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, वरीड पर्सन यानी साइकोलॉजिकल बैरियर, ये साइकोलॉजिकल स्टेट है। और दूसरा, पहला हो गया कंसर्न विद प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग, तो ये सेमांटिक बैरियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो 31, ठीक है। सुब्रमण्यम एंड कंपनी एंड अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन बेंगलुरु, है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हैव 2 ऑफिसेज इन द सिटी, हैव 2 ऑफिसेज इन द सिटी, 2 ऑफिसेज हैं सिटी में 10 किलोमीटर के एरिया में। अगरबत्ती बनाता है अंडर द ब्रांड नेम एरोप्लेन, इट इज फेमस फॉर इट्स सैंडल एंड रोज फ्लेवर्ड अगरबत्ती। ये कहानी की भूमिका है, कोई लेना देना नहीं है आपके कॉन्सेप्ट से। आगे बढ़ते हैं। अब कहानी में मोर आएगा, अब कहानी में आपके मतलब की चीज आएगी। महेश एंड राहुल आर अकाउंटेंट्स इन ईच ऑफ द ऑफिसेज हैविंग सेम क्वालिफिकेशन, वर्क ऑन द सेम पोस्ट, परफॉर्म सेम नेचर ऑफ वर्क। इसके बावजूद महेश को 20,000 मिलता है, राहुल को 16,000 मिलता है। देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दिस डिफरेंस इन सैलरी। अब सैलरी में क्या हो रहा है, डिफरेंस, ठीक, समझ आ रही बात।
और हमेशा याद रखो केस स्टडी को पूरा पढ़ो, समझ गए, फिर आंसर क्वेश्चन पे पहुंचो। यहीं से उछल के क्वेश्चन पे नहीं आ जाते, जल्दी से पेपर खत्म करना है, क्या कोई भागने की का कंपटीशन है क्या तुम्हारा? तुम आराम से करो यार, 3 घंटे बहुत होते हैं बिजनेस स्टडीज के पेपर में। मैनेजमेंट इज ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड व्हेन दे सी दैट स्टाफ रिलेटिंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज व्हाटएवर वेस्टिंग विद दिस। मेंशन द फयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। भाई साहब फयोल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को आपने क्या करना है? मेंशन करना है, जो कि वायलेट हो रहा है इस केस में। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी हो रहा है ना वायलेट, क्या हो रहा है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज वायलेटेड। अब कहता है कि ऑल्सो गिव वन एडवांटेज, तो एक एडवांटेज दे दो यहां पर। इफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज ऑब्जर्व देन लॉयल्टी एंड डिवोशन ऑफ एम्प्लॉइज आर इंश्योर्ड। याद रखना है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स। कोई बात नहीं, स्पिरिट डी कॉर्प्स की बात करा, सीधे इस प्रिंसिपल को आपने एक्सप्लेन कर देता है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई ट्रबल नहीं है। या आपको पूछ रहा है एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फयोल। सारे आपको याद रहने चाहिए, आप आसानी से इसके आंसर कर सकते हो। 32 में आ जाओ, ये फिर से तुम्हारी केस स्टडी है। फेरो लिमिटेड मैन्युफैक्चर स्कूटर्स इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन फ्रॉम द न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्लेयर्स इन द मार्केट. Its competitors are introducing low-priced model for price-sensitive customers and scooters with added features and technological advancement for quality conscious. तो दोनों बातें हो रही हैं. जो कॉम्पिटिटर्स हैं नए लो प्राइस्ड मॉडल जो है बाजार में उतार रहे हैं, ठीक है ना, फीचर भी हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है क्वालिटी कॉन्शियस लोगों के लिए, और प्राइस सेंसिटिव लोगों के लिए प्राइस भी कम है. तो पूरा मिक्स है. Which type of plans should be formulated by Faro Limited? What can be the derivative plans? क्या बात समझ रहे हो आप? ये किस चैप्टर की कहानी हो रही है ना? किस चैप्टर की कहानी हो रही है? मार्केटिंग से रिलेटेड चैप्टर की कहानी हो रही है. मार्केटिंग से रिलेटेड चैप्टर की कहानी हो रही है, ठीक है, या प्लानिंग से रिलेटेड चैप्टर की कहानी हो रही है? किसकी हो रही है? ठीक है ना. आप प्लानिंग से आप काम करोगे क्योंकि ये प्लानिंग की बात हो रही है. ओके, क्योंकि बात हो रही है प्लान, तो प्लानिंग चैप्टर से हो रहा है. तो और लॉट ऑफ प्रॉब्लम बाय डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन. तो यहां पर विच टाइप ऑफ प्लान शुड बी फॉर्मुलेटेड बाय फेरो लिमिटेड, व्हाट कैन बी द डेरिवेटिव प्लान. तो सबसे पहले शुड फॉर्मुलेट एन एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी, क्योंकि इसको यहां पर स्ट्रेटेजी था, ऑब्जेक्टिव था, थे ना ये सारे हैं, स्टैंडिंग प्लान, कंटिन्यूइंग प्लान थे ना. तो इसको तुमने देखना है. द फॉलोइंग डेरिवेटिव प्लान्स टू मेक एग्रीमेंट फॉर इंपोर्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. इससे जुड़े, डेरिवेटिव का मतलब इससे जुड़े हुए क्या प्लान करने चाहिए, है ना. डेरिवेटिव कौन कौन से प्लान के बारे में डिस्कस करना चाहिए, क्या उसको प्लान्स बनाने चाहिए. तो पहला हमने बोला टू मेक एग्रीमेंट फॉर इंपोर्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रीजनेबल कॉस्ट, टू अलोकेट रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, टू इम्प्लीमेंट एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज. ठीक है ना. अब बोलता है व्हाट कैन बी द लिमिटेशंस ऑफ दिस प्लान. तो तुमको स्ट्रेटेजी के जो लिमिटेशंस हैं उसको बताना है. शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड शॉर्टेज ऑफ टेक्निकल प्रोफेशनल्स. फिर कहता है हाउ कैन दीज लिमिटेशंस बी रिमूव्ड. तो ये सब जुड़ी हुई बातें कैसे रिमूव कर सकते हो. तो अरेंजिंग फंड्स इन एडवांस बाय एडिक्वेट फाइनेंशियल प्लानिंग, इफेक्टिव रिक्रूटमेंट ऑफ रिक्वायर्ड पर्सनल एंड इन्वॉल्विंग मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन मेकिंग डेरिवेटिव प्लान. तो ये इस तरीके से आप इसको लिमिटेशंस को रिमूव किए जा सकते हैं. 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इतना लिखना पड़ेगा. समझ गए. इससे भी ज़्यादा लिख सकते हो. तो 32 क्वेश्चन हो गए. 32 क्वेश्चन समझ में आ गया कि किस टाइप का प्लान है. तो प्लानिंग के चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन ये आ गया. 33 को देखिए. 33 को देखिए. 33 में कहता है कि जो अंजलि है ना यार, अंजलि जो है शाहरुख खान वाली अंजलि, शाहरुख खान वाली अंजलि. तो जो अंजलि है इज ए मैनेजर इन अ रेप्यूटेड एडवर्टाइजिंग कंपनी, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इज इंक्रीजिंग. 6 नंबर का क्वेश्चन है. इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. ठीक है ना, बिजनेस इंक्रीज कर रहा है, अकॉर्डिंगली उसका वर्कलोड भी बढ़ रहा है. शी हैज ऑलमोस्ट 10 to 15 वेराइटीज ऑफ वर्क टू हैंडल, ड्यू टू विच शी कैनॉट कंसंट्रेट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स. शी रिक्वायर्स अ पर्सन हु कैन शेयर हर बर्डन सो दैट शी कैन रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज विच शी herself could do. क्या हो रहा है ये? डेलीगेशन हो रहा है ना. हाँ, क्या हो रहा है? डेलीगेशन हो रहा है ना, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी.
ठीक है। What should अंजलि do to reduce her burden? तो देखो इसका उत्तर, अंजलि should adopt delegation of authority in which authority can be transferred to subordinates। समझ में आ रही बात? चैप्टर कौन सा है? तुम याद करो यार। After the above concept, will she be accountable for the performance of the assigned task? Yes, she will be accountable for the performance of the assigned task. Sign. Discuss the elements of given concept। तो given concept के elements के बारे में आपको बात कर लेनी है फटाफट में, ठीक। Grant of authority implies giving the right to task subordinates to to decide and act, use necessary resources and represents the superior। Fine। Every subordinate needs authority to carry out, discuss the elements of the given concept। तो elements of the given concept, इसको delegation के जो elements है ना उसके बारे में आपको चर्चा करनी है, delegation के element के बारे में बात करनी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में पहुंचते हैं और ये अंतिम प्रश्न है पुत्र। What is the marketing concept? बिल्कुल सिंपल बोला। How does it help in the effective marketing goods and services? भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आंसर भी क्या होगा? डायरेक्ट होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आंसर भी क्या होगा? डायरेक्ट होगा। सीधे सीधे लिख दो। What are the factors affecting determination of the price of product or services? Explain। तो प्राइस मार्केटिंग से, ये क्वेश्चन मार्केटिंग से हो गया और ये बी मार्केटिंग से हो गया, दोनों क्वेश्चन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग से ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। दोनों अंतिम क्वेश्चन कहाँ से हैं? मार्केटिंग चैप्टर से। तो मार्केटिंग चैप्टर को ठीक से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट implies that the firm can achieve its goals by identifying the need of the customer in a chosen market। So marketing concept क्या कहती है वो हमने बता दिया। How does it help the effective marketing goods and services? तो थोड़ा सा हमने बता दिया, identification and all। Marketing concept helps in effective marketing of goods and services by providing several measures like production, pricing, designing। अब इसको explain भी करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको एक्सप्लेन भी करोगे। ऐसे नहीं कि मेरे जैसा इतना छोटे में लिख के छोड़ दोगे, तो मैं तो बस इंडिकेशंस के लिए लिखूंगा। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटरमिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट? अब प्राइसिंग जो डिसीजन आप लेते हो ना उसके लिए जो फैक्टर्स होते हैं उसको आपने एक्सप्लेन करना है। सिंपल सा वो डायरेक्ट क्वेश्चन है और आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हो, समझ गए। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि थैंक यू वेरी मच हम आपको बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ये बताइए, क्योंकि आपने मुझे ध्यान से सुना और इसके लिए आपको क्या हो रहा है भैया? थैंक यू वेरी मच हो रहा है। क्या बोल रहा हूँ मैं? थैंक्स। ये लो थैंक्स, ठीक है बच्चा लोग। तो इसके साथ ही तुम्हारा ये जो बिजनेस स्टडीज़ का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस थे, एक पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस कर दिया, बताने की कोशिश की किस तरीके से केस स्टडीज़ को तुम डील करोगे। और इसके साथ ही बिजनेस स्टडीज़ के अंदर जितनी भी चीज़ें कर सकता था मैं वो मैंने कर दिया। सब चैप्टर के क्विक रिवीजन आपको वीडियोस दे दिए, 12 के 12 चैप्टर के, और साथ में लास्ट में फाइनली आपको विद, मैंने प्रॉमिस किया था विद केस स्टडी आपको सारी बातें डिस्कस करूंगा। तो विद केस स्टडी एक पूरा क्वेश्चन पेपर ही मैंने डिस्कस कर दिया। फाइन। अब भगवान करे आपका पेपर अच्छा हो, ठीक, लेकिन आपको इसके लिए भगवान तो अपना काम करेंगे ही, आपको थोड़ा अपना काम भी करना होगा, क्योंकि एक बहुत ही अंग्रेजी में एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है, तो बस आप अपनी मदद खुद को करिए, अभी भी आपके पास में टाइम है, इस टाइम का पूरा यूटिलाइज करेंगे तो आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय।